अपन विदित थर्ड ईयर की में जो इंटरप्रिटेशन के बारे में, जो संविधान के निर्वचन के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर, आपसे आगे इसी संदर्भ में जो चल रहा था अपना पिथ एंड सब्सटेंस की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अगला जो केस है हमारे सामने, जो हरियाणा राज्य वर्सेज चाननमल, ये 1977 का केस है। और 1 SCC और 431, इसमें हरियाणा खनिज अधिकारों का विधान अधिनियम के बारे में, जो 1973 का अधिनियम था, शोरा के अधिकारों के अर्जन का दावा किया गया था। इस आधार पर इसको चुनौती देते हुए ये कहा गया कि इस विषय पर स्पष्ट पर पहले से ही केंद्रीय विधान खनिज विनियमन एवं विकास अधिनियम 1957 पहले से ही है विनियमित। तो इस अधिनियम को हरियाणा खनिज अधिकारों का विधान अधिनियम 1973 पारित करने की कहाँ आवश्यकता होगी। और इसमें अपीलार्थी का तर्क था कि भूमि का भाग होने के कारण खनिज पर राज्य सूची की प्रविष्टि 23 और कंकरेंट लिस्ट की जो एंट्री नंबर 41 है के अंतर्गत संपत्ति अर्जन के क्षेत्र में राज्य को विधि बनाने की अधिकारिता प्राप्त है। यह न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि केंद्रीय अधिनियम के उपबंधों से ये स्पष्ट है कि केंद्रीय सरकार के व्यापक अधीक्षण के अधीन राज्य सरकार अपनी शक्तियों की परिधि के भीतर केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत वैध रूप से विशिष्ट कार्रवाई कर सकती है। और ये कहना कि एक भूल है कि केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत ये कार्य संपूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार के ही नियंत्रण में है। हरियाणा अधिनियम का उद्देश्य और प्रभाव भूमि के खनिज भंडार पर सांपत्तिक हित अर्जन करना था। इसके उपबंध लाइसेंस का उल्लेख नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष ऐसा इसलिए है कि क्योंकि यह अधिकार केंद्रीय अधिनियम पर द्वारा विनियमित है या पहले से अभिनिर्धारित किया हुआ है। तो इसी में हम आगे एक केस और देखते हैं, O.N. महिंदर वर्सेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये मामला है AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट और पेज में 888। इसमें जो एडवोकेट एक्ट है 1961 का या अधिवक्ता अधिनियम 1961 को इस आधार पर चुनौती दी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको यह अभिनिर्धारित करते हुए निर्णित किया कि इस अधिनियम का उद्देश्य संपूर्ण भारत के लिए समान बार स्थापित करना है। पूरे देश के लिए बार स्थापित करने की बात कही है कि एक समान बार स्थापित करना और उसके विनियमित कार्य प्रणाली के लिए मशीनरी का प्रबंध करना है। अधिनियम का सार और मर्म विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए, एडवोकेट्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, उनके नॉमिनेशन के बारे में और उनके डिसिप्लिन में रहने की जो बात है
तो ये इस प्रकार है कि ये संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 77 और 78 में आता है। इसमें जो यूनियन लिस्ट है या संघ सूची है उसकी प्रविष्टि संख्या 77 और 78 के अंतर्गत आता है, और समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 26 के अंतर्गत नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन लिस्ट का मैटर है, और यूनियन लिस्ट में जो एंट्री नंबर 77 और 78 के तहत जो सेंटर के द्वारा या यूनियन के द्वारा या केंद्र के द्वारा उसके ऊपर जो कानून है वो प्रभावी है, या ये कहेंगे अधिनियमता अधिनियम जो वो माना जाएगा। इसमें स्टेट को यह कि कंकरेंट लिस्ट में 26 की जो है बात है कि जिसमें राज्य और केंद्र दोनों उसमें जो कानून बनाने वाली बात है वो यहाँ लागू नहीं होती। एक अन्य मामला है जीलूभाई नानभाई खाचर बनाम गुजरात राज्य का है, और ये AIR 1995 का है, और सुप्रीम कोर्ट का है, पेज 142। इसमें भी मामला था जो मुंबई भूधरती राजस्व संहिता और भू समाप्ति विधियाँ गुजरात संशोधन अधिनियम 1982 1982 की विधि मान्यता तथा राज्य की प्रविष्टि संख्या 18 में प्रयुक्त भूमि के अर्थ के प्रश्नों पर विचार किया गया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि संशोधन अधिनियम का सार और मर्म मुख्य रूप से गिराजदारों और बारखलीदारों या अन्य व्यक्तियों में किसी अनुदान या करार द्वारा। एक अन्य मामले में M इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ में जो कि AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट और पेज है 605। इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अयोध्या के कतिपय क्षेत्रों का अर्जन एक्वायर अधिनियम 1993 का सार और मर्म संपत्ति का अर्जन है, लोक व्यवस्था नहीं है। यह अधिनियम समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या एंट्री नंबर कितना 42 के अंतर्गत अधिनियमित है। सुसंगत समय में उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्रपति शासन में होने के कारण संसद की विधायी सक्षमता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा अर्थान्वयन जो वृत्त राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करता है, गुटबंदी और फूट को जन्म देने वाले कठोर शाब्दिक अर्थान्वयन से श्रेयकर होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया है।